नमस्कार। अनमोल कृतियां में आज उपस्थित हूँ डॉक्टर सुरेश चंद्र तिवारी के लेख आदर बनाम खुशामद एवं समालोचना बनाम निंदा के साथ। आदर बनाम खुशामद एवं समालोचना बनाम निंदा। लेखक डॉक्टर सुरेश चंद्र तिवारी। हम भटक रहे हैं, किसी को इसका आभास है, किसी को नहीं। क्यों भटकते हैं? मूलतः सत्य की खोज में, और वह सत्य स्व में निहित होता है। स्व की पहचान का भ्रम होता है तो ठहराव आ जाता है, कभी देहासक्ति में तो कभी भोगासक्ति में। कोई कोई तो भ्रामक स्व के साथ जीवन यात्रा पूरी कर लेता है, पर छुटकारा कहाँ? सूक्ष्म शरीर वासनाओं को लेकर अनेकों योनियों में भटकता रहता है, तब तक जब तक कि आत्मानुभूति न हो जाए। मनुष्य की तरह राष्ट्र का भी स्व है। भारत का स्व उसकी धर्म एवं संस्कृति है। अंग्रेजों ने धर्म संस्कृति के प्रति संदेह पैदा किया, पर स्वतंत्र भारत में इन्हें दकियानुसी, अपरिष्कृत एवं प्रगति में बाधक बताकर अर्वाचीन काल में इनकी प्रासंगिकता पर ही प्रश्न लगा दिया। आज स्थिति है कि औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में धर्म और संस्कृति की भूमिका को ही प्रायः समाप्त कर दिया गया है। क्या इस पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता नहीं है? सन 1958 से राष्ट्रीय नीति के तहत वैज्ञानिक सोच या मानस का प्रचार प्रसार एक प्रमुख कार्यक्रम बना हुआ है। दुर्भाग्य से आज तक वैज्ञानिक सोच के नाम पर केवल समाज की पुरानी मान्यताओं एवं परंपराओं को विकृत ढंग से प्रस्तुत करते हुए उनके विरोध में अभियान ही रहा है। विज्ञान भौतिक जगत के ज्ञान तक सीमित है। यही नहीं, इस स्थूल जगत के जड़त्व की प्रकृति को हम जान पाते हैं या यह केवल हमारे अवलोकन में प्रतीत मात्र है, यह आज तक विवाद का विषय बना हुआ है। फिर भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विज्ञान में नैतिक शिक्षा अथवा विवेक जागृत करने की प्रक्रिया को कोई स्थान नहीं है। उत्कृष्टतम वैज्ञानिक विवेक के अभाव में दानव तुल्य हो सकता है। पाठकों को संभवतः जानकारी न हो कि आज की दुनिया में वैज्ञानिकों की सर्वाधिक संख्या रक्षा अनुसंधान में लगी है। उसके बाद व्यावसायिक उपभोक्तावाद से संचालित शोध में। सत्यान्वेषण या जनहित के लिए विज्ञान करने वाले वैज्ञानिकों की प्रजाति नगण्य है। क्या कला, धर्म, संस्कृति की शिक्षा को विज्ञान एवं तकनीक के आधिपत्य में रखना उचित है? इससे भी ज्यादा गंभीर विषय है भारत के तथाकथित प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों द्वारा निरंतर हमारी संस्कृति को वैज्ञानिक पिछड़ेपन के लिए दोषी बताना। अमेरिका से प्रकाशित साइंस पत्रिका में अत्यंत भ्रामक संपादकीय लिखा गया था। इसका मुख्य आशय है कि भारतीय परंपरा में बड़ों को सम्मान देना, उनका आदर करना, यही विज्ञान की प्रगति में बाधक है। सम्मान देने के कारण बड़ों के वचनों को ही प्रमाण मानकर न तो प्रश्न किए जाते हैं, न स्वतंत्र सोच विकसित होता है। इसलिए अनादर और विद्रोह को समाज में लाने पर ही भारत में विज्ञान का विकास होगा। तार्किक दोष तो स्पष्ट है। आदर करने का अर्थ जिज्ञासु न होना नहीं होता। उसी प्रकार अनादर करना जिज्ञासु नहीं बना देता। ऐसी अनेकों बातें जो हमारे स्व को रौंदती हैं कही जाती हैं। तो प्रश्न है कि क्या यह सच है? मुझे लगता है कि आदर करना एवं निंदा न करना, इन्हें लेकर सामान्य जन में भी भ्रम अवश्य है। इस लेख का उद्देश्य इसका निराकरण करने का प्रयास करना है। उच्च पदस्थ एवं तथाकथित अग्रगण्य वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद किस प्रकार भारत के उच्च शिक्षा केंद्रों को मानसकुली पैदा करने वाली फैक्ट्री बनाने में लगे हैं, इसकी विवेचना मेरी हाल में प्रकाशित पुस्तक में की गई है। इस पुस्तक में पुरातन संस्कृति को मौलिक एवं विशुद्ध रूप से पुनः प्रतिष्ठापित करने पर जोर दिया गया है। हमारी संस्कृति के प्रमुख आदर्शों में से एक है सदाचरण, और इसमें माता पिता को, गुरुजनों को तथा उम्र में बड़ों को यथोचित सम्मान देना बहुत महत्वपूर्ण आचरण है। उनके अनुभव जनित
और अनुभूत ज्ञान एवं सदुपदेश की उपेक्षा सर्वथा अनुचित है एवं गंभीरता से उस पर विचार करना ही हितकारी होता है। सत्यान्वेषण की जिज्ञासा इसमें बाधित नहीं होती, क्योंकि सम्मान देना अंधानुकरण या मानसिक जड़ता नहीं है। बालक नचिकेता की कथा का उल्लेख मेरी पुस्तक में भी किया है। मुझे लगता है कि ऐसा उदाहरण कहीं भी नहीं मिल सकेगा कि बाल्य अवस्था में भी सदाचरण का पूर्ण पालन करते हुए आत्मज्ञान के लिए यमराज तक को गूढ़ प्रश्नों और तार्किक योग्यता से आंदोलित कर दिया। संत तुलसीदास कृत रामचरितमानस के उत्तरकांड में बहुत मनभावन एवं शिक्षाप्रद आख्यान है। काकभूषुंड जी के कौवा स्वरूप पाने का। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर राम की सगुण उपासना भक्ति की लालसा लिए हुए अपने माता पिता के देहावसान के पश्चात वे भ्रमण करते हुए लोमस मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि ने उन्हें अधिकारी पात्र समझकर अद्वैत एवं निर्गुण का उपदेश देना चाहा। काकभूषुंड जी ने सगुण की श्रेष्ठता सिद्ध करने का तर्क प्रस्तुत किया। मुनि और उनके बीच उत्तर प्रत्युत्तर का क्रम बढ़ता ही गया। तब क्रोधित होकर लोमस जी ने उन्हें कौवा हो जाने का शाप दे डाला। इस शाप को सादर ग्रहण करते हुए भी काकभूषुंडी जी ने अपनी सत्य निष्ठा नहीं त्यागी। अंततः मुनि ने उन्हें बालरूप राम भक्ति की दीक्षा दी। रामकृष्ण परमहंस की जीवनी से एक उदाहरण उल्लेखनीय है। स्वामी शारदानंद द्वारा विरचित मूल बंगला ग्रंथ श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में इसका वर्णन है। हिंदी अनुवाद उपलब्ध है। श्री रामकृष्ण के एक वीतराग शिष्य थे योगींद्र। एक बार घटनाक्रम ऐसा बना कि योगींद्र को श्री रामकृष्ण के चरित्र पर संदेह हो गया। इस पर श्री रामकृष्ण ने उन्हें सहज भाव से कहा, बहुत अच्छा, साधु को दिन में देखना, रात में देखना, तब विश्वास करना। विद्यार्थी शिक्षा पाने योग्य है कि नहीं, इसकी परीक्षा तो सब जगह की जाती है, पर हमारी परंपरा में विद्यार्थी अपने गुरु की परीक्षा लेकर ही विद्या के लिए आते थे। श्री रामकृष्ण ने भी इस परंपरा के महत्व को समझाया। स्वामी विवेकानंद तो प्रायः पूरे जीवन उनकी परीक्षा लेने में लगे रहे, पर इसमें तिरस्कार कहाँ। किशोरावस्था में जागतिक आकर्षणों के कारण प्रमादवश अथवा मानसिक कमजोरी के कारण अपने माता पिता की अवज्ञा करना या विद्रोह का दंभ भरना कभी भी ज्ञान या सत्यान्वेषण का मार्ग नहीं बन सकता। उसी प्रकार भय से, लालच से या किसी इच्छा की पूर्ति के उद्देश्य से आदर का स्वांग करना वास्तव में आदर नहीं होता। सम्मान या आदर का ऐसा ढोंग खुशामद है। वर्तमान समाज इस रोग से ग्रस्त है। उच्च पदासीन वर्ग ने खुशामदी पंथ को ही बनाया और बढ़ाया है। आवश्यकता इसे समाप्त करने की है, न कि हमारी आदर देने की सुंदर परंपरा को कलंकित करने की। इससे जुड़ा प्रश्न है, संत एवं धर्म ग्रंथ निंदा को पाप कहते हैं, फिर खुशामदी पंथ और दुराचारी नेतृत्व की निंदा कैसे की जा सकती है? यहाँ निंदा एवं विवेकपूर्ण समालोचना में भेद समझना जरूरी है। मनोभाव, मानसिक क्षमता एवं प्रयोजन, इन तीनों बातों का ध्यान रखना होगा। ईर्ष्या, वैमनस्य अथवा दोष दृष्टि वाला मनोभाव, विवेक बुद्धि की क्षमता न होना और स्वार्थ सिद्धि या किसी को हानि पहुंचे ऐसा प्रयोजन हो तो उसे निंदा कहा जाएगा। विकार रहित मन, विवेक एवं सुधार, हित या कल्याण का उद्देश्य हो तो इसे अभीष्ट समालोचना कहेंगे। मां अपने शिशु को, गुरु अपने शिष्य को एवं मित्र अपने मित्र को दोष या कमी बताकर हितकारी मार्ग की ओर ले जाना चाहते हैं। बुद्धिमता इसमें होती है कि बुराई या दोष का विचार एकांत में किया जाए, किंतु सार्वजनिक हित से जुड़े लोग या शासन एवं नीति निर्धारण का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों का यदि चारित्रिक पतन हो रहा हो या दुराचरण में लगे दिखें या व्यक्तिगत स्वार्थ को जनहित से ऊपर रखकर अपने दायित्व के प्रति ईमानदार ना हो,
तो उनके कथनी और करनी की समालोचना सार्वजनिक स्तर पर ही करना नितांत आवश्यक है। यह न तो निंदा है और न ही पाप, अपितु विवेकपूर्ण समालोचना भयवश अथवा प्रलोभन के कारण न करना बहुत बड़ा अपराध होगा। हमारा समाज कितना गिरता जा रहा है कि आज विवेक शून्य तथा कथित विद्वान एवं नेता नैतिकता पर भाषण देते हैं, संस्कृति एवं धर्म की मनमानी व्याख्या करते हैं और समाज के लोग ताली बजाते हैं। सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति अज्ञान को दूर करने की जरूरत है, संस्कृति का विरोध करने की नहीं। उच्च पदासीन भ्रष्ट लोगों के वर्ग की समालोचना, भर्त्सना एवं उनके विरुद्ध विद्रोह यह समय की पुकार है। राजा राम ने गुरुजी, द्विज एवं प्रजा की सभा बुलाई और कहा, जौ अनीत कछु भाखं भाई, तो मोहि बर जौ भय विसराई। नमस्कार।